हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आर के लंच पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम राहुल राज है, जो कि आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस था बिजनेस स्टडी का वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, और ये जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो से मैं आपका जो बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन का जो केस स्टडी है, ठीक है, जिसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक होता है और हर बार ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको हिंदी मीडियम में करवाऊंगा। आपको पता ही है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जितनी भी मेरी वीडियो है बिजनेस स्टडी के ऊपर सारे हिंदी मीडियम में, सारे हिंदी भाषा में है। क्योंकि जो मेरे चैनल का मोटिव था, मेन मोटिव यही था कि मैं उन छात्रों को बिजनेस स्टडी पढ़ाऊं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी तक मैं आपके बिजनेस स्टडी का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में मैंने उनके नोट्स भी आपको दिए हैं, जो कि आपको पढ़ने में, समझने में पूरी तरीके से मदद करेंगे, पूरी तरीके से कारगरफुल हैं। ठीक है, हेल्पफुल हैं। तो आज की ये वीडियो केस स्टडी के ऊपर है। ठीक है, आज से मैं आपका केस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आप केस स्टडी भी कराइए, तो ठीक है, मैं उनकी बातों को ध्यान में रखकर केस स्टडी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपके बिजनेस स्टडी का जो पेपर है वो मई में है। ठीक है, डेट मेरे को याद नहीं है क्या है, 22 है कि 27 है, लेकिन मई में है ये पता है। तो मैं जितना संभव हो सकेगा पेपर से पहले पहले आपकी केस स्टडी भी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज टाइम मिला है तो मैं आज आपकी पहली केस स्टडी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहले चैप्टर की केस स्टडी, आपको पता ही है आपका पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो इसमें से मैं आपको 5, 7, 10 जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, केस स्टडी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, इनको करने से, समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको चैप्टर की जितनी छोटी से छोटी बात होती है वो छोटी से छोटी बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि केस स्टडी होता ये है, इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको इधर उधर घुमाया फिराया जाता है, आपको बहुत सारी बातें एक साथ बता दी जाती है और उनमें से कोई सी एक बात पूछ ली जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दे दिए जाएंगे और आंसर आपको केवल एक वर्ड का पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैप्टर की जो छोटी से छोटी बात होती हैं उन सभी बातों को याद और करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले आप अपने चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, दोहरा लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए, और जितना ज़्यादा हो सकेगा अपनी तरफ से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हीरो लिमिटेड का लक्ष्य है प्रति माह 150 रुपये प्रति शर्ट की लागत पर 10,000 शर्ट का उत्पादन करना है। ठीक है, उत्पादन प्रबंधक इस लक्ष्य को 160 रुपये प्रति शर्ट की लागत पर प्राप्त कर सका। क्या उत्पादन प्रबंधक प्रभावी है? यह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हीरो लिमिटेड जो एक कंपनी है उसका लक्ष्य क्या है कि एक महीने में 10,000 शर्ट तैयार करनी है, बनानी है, उत्पादन करना है और एक शर्ट की कीमत 150 रुपये है। ठीक है, और उत्पादन प्रबंधक ने क्या किया, वो जो लक्ष्य था 10,000 शर्ट का वो तो उसने पूरा कर लिया, लेकिन 150 की जगह 160 रुपये अब खर्च हो गए। मतलब कि जो एक शर्ट की लागत थी वो 150 नहीं, वो 160 रुपये होगी। मतलब कि 10 रुपये फालतू का खर्चा इस पर हुआ है। लेकिन जो उत्पादन करने का जो लक्ष्य था 10,000 प्रति माह, वो इसने पूरा किया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये प्रभावी है। ठीक है, तो जब मैं आपको पहला चैप्टर करा रहा था तो उसमें मैंने आपको प्रभावपूर्णता और कुशलता में डिफरेंस पढ़ाया था। अगर वो आपको याद होगा तो पता होगा कि प्रभावी क्या होता है और कुशलता क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ जी हाँ, प्रभावी है। क्यों है प्रभावी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्यों है प्रभावी? प्रभावी इसलिए है क्योंकि प्रभावी का यह कहना है कि जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य समय पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लागत चाहे कितनी भी आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यही हुआ है। 10,000 शर्ट का उत्पादन करना था एक महीने में, इसने 10,000 शर्ट का उत्पादन एक महीने में
कर लिया। लागत के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि एक शर्ट है जो 150 रुपये की थी तो 150 रुपये ही हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर ये प्रभावी है, जो उत्पादन प्रबंधक है वो प्रभावी है क्योंकि इसने अपने उद्देश्य को टाइम पर पूरा कर लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। हीरो लिमिटेड का लक्ष्य है प्रति माह 150 रुपये प्रति शर्ट की लागत पर 20,000 शर्ट का उत्पादन करना है, ठीक है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम। उत्पादन प्रबंधक इस लक्ष्य को 170 प्रति शर्ट की लागत पर प्राप्त कर सका। क्या उत्पादन प्रबंधक कुशल है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ऊपर वाले में प्रभावी पूछा था, नीचे वाले में कुशल पूछ लिया, ठीक है। इसमें भी यही कह रहा है कि जो इस कंपनी का लक्ष्य है वो प्रति माह 20,000 शर्ट उत्पादन करने का है, जिसमें एक शर्ट की कीमत 150 रुपये होनी चाहिए। और इसमें उत्पादन प्रबंधक ने क्या किया है, इसने 170 रुपये प्रति शर्ट की लागत पर प्राप्त कर पाया, ठीक है। मतलब कि जो शर्ट 150 रुपये की होनी चाहिए थी वो शर्ट उसने 170 रुपये में बनाई। तो इसमें ये पूछा है कि क्या प्रबंधक कुशल है, ठीक है। तो आपको क्या कुशल की परिभाषा पता है कि कुशल क्या होता है? कुशल की परिभाषा यह होती है कि जो उद्देश्य है वह कम से कम कीमत पर प्राप्त होनी चाहिए, समय चाहे कितना भी लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहेंगे, जी नहीं, ये जो प्रबंधक है यह कुशल नहीं है। क्यों कुशल नहीं है? क्योंकि इसने क्या है, लागत ज़्यादा हो गई है। जबकि कुशल यह कहता है कि कम से कम लागत पर हमारा उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, समय चाहे कितना भी लग जाए, ठीक है। इसमें लागत है जो कम नहीं हुई है बल्कि लागत हमारी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर इसको कुशल नहीं कह सकते, इसको हम प्रभावी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया, समझाया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला है रामा प्राइवेट लिमिटेड पर्यावरण अनुकूलित उत्पादन की पद्धतियों का उपयोग करती है। कंपनी का ध्यान किस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रामा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है वो पर्यावरण अनुकूलित उत्पादन पद्धतियों का उपयोग करती है। मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पादन होता है उनकी पद्धतियों का प्रयोग कर रही है। तो कंपनी किस उद्देश्य की प्राप्ति को अपना ध्यान दे रही है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कंपनी के कितने उद्देश्य होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक कंपनी के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है संगठनात्मक, दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा उद्देश्य है जिनको ध्यान में रखकर कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आपको सामने दिख रहा है पर्यावरण, पर्यावरण एक सामाजिक में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका उत्तर क्या देंगे, सामाजिक उद्देश्य है। जो कंपनी है वो सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए अपना कार्य कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी को सॉल्व करना होता है, एक एक लाइन का मतलब आपको समझना होता है और समझकर उद्देश्य पता करने होते हैं और आंसर देने होते हैं। और इसके लिए आपको हर एक जो चैप्टर है उनकी छोटी से छोटी बात को याद में रखना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रबंध की उस प्रकृति को पहचानिए जब कहा जाए कि प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, और ये आपको ध्यान हो तो ये किसी का कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी चीज के बारे में बताया हुआ है। क्या कह रहा है, प्रबंध एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। अब अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो परिभाषा इसमें लिखी हुई है यह है विज्ञान की परिभाषा है, ठीक है। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, ठीक है, जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको हर एक चैप्टर है जो उनकी छोटी से छोटी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तभी आप केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर होगा विज्ञान, ठीक है। क्योंकि जो ये लाइन दे रखी है यहाँ से लेकर एंड तक, यहाँ तक, ये विज्ञान की परिभाषा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके दादाजी एक ही कंपनी के संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे प्रबंधक के किस स्तर पर कार्य
करते थे, कोई एक कार्य बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपके दादाजी हैं वो किसी कंपनी के संचालक पद पर काम कर रहे थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे ये है कि वे प्रबंध के किस स्तर पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, और उसका कोई एक कार्य बताना है, उस प्रबंध के स्तर का कोई एक कार्य बताना है। तो जब मैं आपको चैप्टर करा रहा था तो उसमें मैंने आपको प्रबंध के स्तर भी बताए थे। कौन कौन से स्तर बताए थे? 3 स्तर होते हैं प्रबंध के, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ये जो संचालक होते हैं वो कौन से स्तर पर काम करते हैं? संचालक जो होते हैं वो उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो दादाजी थे आपके वो उच्च स्तर पर कार्य कर रहे थे। अब पता लग गया आपको कि प्रबंध का उच्च स्तर है, तो उच्च स्तर का कोई भी एक कार्य बताना है आपको, कोई सा भी एक कार्य लिखने हैं उच्च स्तर के। तो उच्च स्तर के आपको मैंने बहुत सारे कार्य बताए थे, जिनमें से आप 1-2 लिख सकते हैं, जैसे कि नीतियां निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है, संसाधन जुटाना। ये सारे जो कार्य होते हैं वो उच्च स्तर के कार्य होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको चैप्टर की हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थे 1-1 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, 1-1, 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं जिसमें 3-3, 4-4 या 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है वो देखेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर सौरभ जो कि MBBA हैं, ठीक है, को सारेगामा लिमिटेड कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्ति के तुरंत बाद उसने एक रिहायशी कॉलोनी के समीप रसायन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। ठीक है, यहाँ तक क्या है क्वेश्चन का मतलब? यहाँ तक क्वेश्चन का मतलब ये है कि मिस्टर सौरभ जो कि MBA हैं, ठीक है, उनको सारेगामा लिमिटेड में कंपनी में जनरल मैनेजर बना दिया गया, और तुरंत उसके बाद ही उन्होंने किसी रिहायशी कॉलोनी के समीप एक रसायन प्लांट, केमिकल प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, इस स्थान पर प्लांट स्थापित करना अनेक कारणों से कंपनी के लिए लाभकारी था। ठीक है, कुछ ही दिन बाद एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर शिक्षण संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले लाखों रुपए के वार्षिक चंदे को यह कहकर बंद कर दिया गया कि वह कंपनी पर अनावश्यक बोझ हैं। ठीक है, हर एक लाइन को पढ़िए और उसका मतलब समझिए। अब जो दूसरा निर्णय लिया गया उसमें क्या कहा गया है? उसमें जो शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को जो चंदे दिए जाते थे, उन चंदों को यह कहकर बंद कर दिया गया कि यह कंपनी पर अनावश्यक बोझ हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कंपनी की बाजार में भागीदारी व आधुनिक पद्धतियों की खोज पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त पहले चल रहे श्रम असंतोष को एक संतुलित निर्णय लेकर निपटा दिया गया। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पहले श्रम थे, जो कि असंतोष थे, जो वहाँ के कर्मचारी थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनके लिए भी एक निर्णय लिया गया और वहाँ के कर्मचारियों को संतुष्ट कर दिया गया। तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बताइए क्या मिस्टर सौरभ कहीं गलती पर हैं? मतलब कि मिस्टर सौरभ हैं जो वो गलती कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपने ऊपर ही पढ़ा क्या था कि उन्होंने जो शिक्षण संस्थाएं थीं, धार्मिक संस्थाएं थी, उनको जो चंदे दिए जा रहे थे उन चंदों को इन्होंने क्या किया? बंद करवा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया आपको, हाँ ये गलती कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि हाँ तो गलती किस संदर्भ में की जा रही है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वो गलती कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो बताना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आपको इसमें ये लिखना है कि जो मिस्टर सौरभ हैं वो गलती कर रहे हैं, और वो गलती किस संदर्भ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं और वो किस संदर्भ में है गलती। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा था और आपको पता था कि वो शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं को जो चंदा देते थे उन्होंने वो चंदा बंद कर दिया। और ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं जो चंदा देती है कंपनी, ये कौन से संदर्भ में आती है? ये उसमें आती है सार्वजनिक उद्देश्य के संदर्भ में। तो ये जो काम कर रही थी कंपनी, पहले शिक्षण संस्थाओं को चंदा दे रही थी, तो ये क्या कर रही थी? कंपनी अपना सामाजिक उद्देश्य पूरा कर रही थी। तो अब क्या कर रही है? ये जो कंपनी है, जो मिस्टर सौरभ हैं, ये सामाजिक उद्देश्य के संदर्भ में गलती कर रहे हैं।
इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका कि जो मिस्टर सौरभ हैं वो सामाजिक अपनी कंपनी के सामाजिक उद्देश्य के संदर्भ में गलती कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली आप लाइन लिख देंगे यहाँ पर, शिक्षण संस्था और धार्मिक संस्था को दिए जाने वाले चंदे को बंद कर दिया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तीसरा, गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। अब ये पूछ लिया गया कि आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, तो सीधा सा है, जो चंदे देना उन्होंने बंद कर दिए थे वो चंदे देना वापस शुरू कर दें तो ये गलती सुधर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं कि जो मिस्टर सौरभ ने शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं को चंदे देना बंद कर दिया था, उन चंदों को वापस से शुरू कर दिया जाए और कंपनी अपने सामाजिक उद्देश्य को ध्यान रखे, सामाजिक उद्देश्य को पीछे ना छोड़े। इन सारी बातों द्वारा इस गलती को सुधारा जा सकता है। ठीक है, मेन बात है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, कि क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते हैं, हर बात को ध्यान में रखते हैं, तो जरूर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए केस स्टडी को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि आपसे 3 नंबर 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कुमारी भारती ने सन 2010 में MBBS की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद 2013 में उसने नेत्र विशेषज्ञ के रूप में MS की परीक्षा पास की। ठीक, इस परीक्षा में उसे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बहुत बड़े अस्पताल में आई सर्जन के पद पर नियुक्त हुई। वह प्रतिदिन लगभग 10 सफल ऑपरेशन कर रही है। तो ये क्या है, ये अभी तक क्वेश्चन जो कह रहा है कि आप उस क्वेश्चन का मतलब समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए अभी तक, तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि जो कुमारी भारती है उसने 2010 में MBBS की परीक्षा पास की और उसके बाद 2013 में उसने नेत्र विशेषज्ञ के रूप में MS की। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, उसने आई सर्जन के रूप में बड़े अस्पताल में उसे नौकरी मिल गई। ठीक है, और वह प्रतिदिन 10 सफल ऑपरेशन कर रही है। ये था क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। बताइए कुमारी भारती के उपरोक्त अनुभव का कौन सा पक्ष विज्ञान है और कौन सा कला। तो जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था विज्ञान के रूप में, ठीक है, कला के रूप में, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था और अच्छे से समझाया था। तो अब इसमें से आपको ये बताना है कि जो कुमारी भारती के बारे में ऊपर बातें बताई गई हैं उनमें से कौन सा विज्ञान है और कौन सा कला है। ठीक है, तो आपको विज्ञान के ऊपर एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुमारी भारती है इसने क्या किया, MBBS की परीक्षा पास की और दूसरा MS की परीक्षा पास की। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कुमारी भारती है उसने ना नई चीज़ों को सीखा। नई चीज़ों में क्या आ गया, MBBS की परीक्षा पास की, मतलब उसने अब MBBS यानी डॉक्टर की पढ़ाई करी, डॉक्टरी के बारे में सीख लिया। ठीक है, MS की और उसने क्या किया, नेत्र विशेषज्ञ बन गई, आंखों के ऑपरेशन के बारे में सीख लिया कि आंखों का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो नई चीज़ों को करना सीखना ही विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर विज्ञान के रूप में हम लिख सकते हैं कि MBBS और MS की परीक्षा पास करना क्या है, यहाँ पर विज्ञान है। और दूसरा कला। अब कला क्या है, तो यहाँ पर आपको कला की परिभाषा याद होनी चाहिए। कला की परिभाषा का क्या कहना है, कला की परिभाषा का यह कहना है कि जो ज्ञान आपके पास है, जो चीज़ आप जानते हो उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। कि जो चीज़ आपको पता है उसको कैसे प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोग करके काम जो करते हैं आप, वही कला कहलाती है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, मिस्टर कुमारी भारती ने क्या किया, इन्होंने MBBS की परीक्षा की, ठीक है, MS की, अब ये बन गई नेत्र विशेषज्ञ, आई सर्जन बन गई। ठीक है, और वो क्या करती हैं, प्रतिदिन 10 सफल ऑपरेशन करती हैं। तो ये जो प्रतिदिन 10 सफल ऑपरेशन करना है वो क्या है, वही आपका यहाँ पर कला है। ठीक है, क्योंकि इसने जो ज्ञान ऊपर प्राप्त किया MBBS की, MS की, तो इसने इससे क्या सीखा, नेत्र सर्जन बनी, आंखों का ऑपरेशन करना सीखा। ठीक है, और वही सीखने के बाद वो अब डेली उन्हीं ज्ञानों का प्रयोग करके ऑपरेशन कर भी रही है। तो उन ज्ञानों का प्रयोग करके जो वो कर रही है वही कला कहलाएगा, जो कि डेली के 10 सफल ऑपरेशन वो कर रही है। तो ये आपका यहाँ पर कला हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ पा रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर अमोल खान ने बीएससी की परीक्षा सन 2010 में उत्तीर्ण की। इसके बाद वह अपने पिता के व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करता रहा। अचानक उसका ध्यान नौकरी की ओर गया। उसके ज्ञान, अनुभव एवं कुशलता के आधार पर उसे एक कंपनी में वित्त प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर लिया गया। वह अपने काम को सफलतापूर्वक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया है क्या है? इसमें यह बताया गया है कि जो मिस्टर अमोल खान हैं उन्होंने बीएससी की, ठीक है, उसके बाद वो अपने पिता के व्यवसाय के साथ ही काम कर रहा था। उसके बाद उसको अचानक से याद आया कि नौकरी करनी चाहिए और वो नौकरी की ओर गया और उसके ज्ञान, अनुभव और कुशलता के आधार पर किसी कंपनी में उसको वित्त प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर बना दिया गया। ठीक है, और वो अपने काम को अच्छे से कर रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। बताइए, क्या मिस्टर खान की प्रबंधक के रूप में नियुक्ति वैध है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, जो मिस्टर खान है वो प्रबंधक के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, ये वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि एक प्रबंधक बनने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आपको एक प्रबंधक बनना है तो उसके लिए बीएससी करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा, या कोई ऐसी डिग्री जो कि प्रबंधक बनने के लिए कहा गया हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि मिस्टर खान को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रबंधक बनने के लिए व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ कुशलता भी होना चाहिए, जो कि मिस्टर अमोल खान में था। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मिस्टर खान को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, क्या इस पद के लिए उसे एमबीए अथवा कोई अन्य प्रबंध परीक्षा पास करनी जरूरी नहीं थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन लगता है मेरे को मिसप्रिंट हो गया, नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं, गलती से प्रिंट हो गया है। इसमें इस क्वेश्चन मेन रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए था यहाँ पर कि क्या इस पद के लिए उसे एमबीए या कोई और अन्य प्रबंध परीक्षा पास करनी जरूरी थी? ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जो कि प्रबंधक बनने के लिए लगाई गई हो। ठीक है, कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो कि एक प्रबंधक बनने के लिए लगाई गई हो। ठीक है, जैसे कि कानूनी, जैसे कि वकील बनने के लिए कानून की उपाधि लगाई जाती है, वैसी कोई भी उपाधि नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है जो कि एक प्रबंधक बनने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिस्टर अमोल खान को एमबीए अथवा कोई अन्य परीक्षा पास करनी जरूरी नहीं है एक प्रबंधक बनने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई भी परीक्षा या डिग्री एक प्रबंधक बनने के लिए नहीं बताई गई है, नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कायको लिमिटेड डिटर्जेंट बनाती है। उन्होंने हर्बल उत्पादों के एक नए रेंज को बाजार में लाने का निर्णय लिया है, क्योंकि वे जल्दी में हैं। इसलिए उन्होंने उत्पादों का परीक्षण केवल जानवरों पर किया। उत्पाद के पैकेट पर जरूरी जानकारी गायब थी। प्रबंधक ने यह भी योजना बनाई कि फैक्ट्री को जनजातीय क्षेत्र में लगाया जाएगा, जहां पर वांछित माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तथा विकास के अवसरों व स्कूलों की अनुपस्थिति में श्रमिकों के रूप में आदमी, औरत व बच्चे सस्ती मजदूरी दर पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोबारा पढ़िए और एक एक लाइन को समझते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो कायको लिमिटेड है वो डिटर्जेंट बनाती है। ठीक है, उन्होंने हर्बल उत्पादों के एक नए रेंज को बाजार में लाने के लिए क्या किया कि निर्णय लिया कि अब हम एक नया रेंज लाएंगे। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने उसका जो परीक्षण करना होता है वो उन्होंने केवल जानवरों पर किया। ठीक है, और जो उत्पाद का पैकेट था उस पर कोई भी जानकारी नहीं थी, जो कि एक उत्पाद पर जरूरी जानकारियां दी जानी चाहिए होती है, जैसे एक्सपायरी डेट, ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको 12वें चैप्टर में पढ़ाया था, लेबल जो बोलते हैं।
तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए एक उत्पाद पर, जो कि यहाँ पर नहीं था। प्रबंधक ने यह भी योजना बनाई कि फैक्ट्री को जनजातीय क्षेत्र में लगाया जाएगा, जहाँ पर वांछित माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और वहाँ पर कोई विकास के अवसर नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, तो इसलिए वहाँ पर जो श्रमिक है वो भी आसानी से मिल जाएंगे और कम मजदूरी दर पर, सस्ती मजदूरी दर पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला, उपरोक्त अनुच्छेद में कौन से मूल्य गड़बड़ हैं? इसका मतलब यह है कि जो ऊपर बातें बताई गई हैं इनमें से क्या कोई गड़बड़ है या कोई गलत बात है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे और दूसरी लाइन में यही था कि वे जल्दी में उन्होंने इसलिए उन्होंने उत्पादों का परीक्षण केवल जानवरों पर किया गया। सबसे पहली बात कि उन्होंने उसका परीक्षण, उस उत्पाद का परीक्षण केवल जानवरों पर किया गया। क्यों जानवरों पर किया गया? क्योंकि भाई उस उत्पाद से, जो हर्बल उत्पाद है, उसका प्रयोग तो इंसानों को ऊपर करना है ना, उसको इस्तेमाल तो उसका इंसान करेंगे, जानवर थोड़ी करेंगे। तो जानवरों के ऊपर उन्होंने किया, मान लीजिए जानवरों के ऊपर सूट कर गया, हो सकता है इंसानों के ऊपर सूट ना करे, कोई रिएक्शन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे पहली गलती, सबसे पहली गड़बड़ यहाँ पर हुई कि उन्होंने केवल जानवरों के ऊपर ही उसका क्या किया, परीक्षण किया। ठीक है, दूसरी गलती उन्होंने क्या की कि उत्पाद के पैकेट के ऊपर जरूरी जानकारी नहीं दी। दूसरी गड़बड़ यहाँ पर की उन्होंने। ठीक है, और तीसरी गड़बड़ उन्होंने कहाँ पर की? तीसरी गड़बड़ उन्होंने ये की कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये विकास के जो अवसर हैं, जो स्कूल हैं, यहाँ पर उनके विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह सोचा कि यहाँ पर कोई विकास का अवसर नहीं है, ना स्कूल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि सस्ती मजदूरी दर पर औरत, आदमी और बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने चाइल्ड लेबर करवाया, बच्चों से भी मजदूरी करवाई। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ पर गलत हैं। उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या जनजातीय क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने का निर्णय समाज की मदद करेगा? इस निर्णय से संबंधित सामाजिक मूल्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें यह बताना है कि क्या जो इन्होंने फैक्ट्री ये जो जनजातीय क्षेत्र में लगाई है, क्या यह निर्णय समाज की मदद करेगा? तो आपको ऊपर की बातें पढ़कर आपको क्या लगा, ये कंपनी है जो वो समाज की मदद करने के लिए लगाया जा रहा है? जी नहीं, ये जो कंपनी है अपने मुनाफे के लिए जनजातीय क्षेत्र में फैक्ट्री लगा रही है ताकि यहाँ पर सस्ती दर पर मजदूर मिल जाएं। ठीक है, और वो जो माल है जो कि वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए लगा रही हैं। ये फैक्ट्री है जो केवल अपना मुनाफा करना चाहती है। ठीक है, समाज की मदद यानी सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में ना रखते हुए ये काम कर रही है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो जनजातीय क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने का निर्णय है वह समाज की मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का जो निर्णय है वो कंपनी के हित में है। कंपनी अपने लाभ को, मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, सामाजिक उद्देश्यों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडी को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो लास्ट प्रश्न है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पहले चैप्टर के आपके मैंने जितने केस स्टडी हो सकते थे मेरे से, मैंने उतना करवा दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो आपसे वो छूट ना जाए, रह ना जाए, आप उसको देख सकें। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट करना ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले केस स्टडी चैप्टर 2 के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।